नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइसियम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, साथ ही यूजीसी, नेट, जीआरएफ में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक लेक्चर सीरीज लेके चल रहा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर, और उसमें हमने बात की थी कि स्थानीय स्तर पर वित्त और शक्तियों का हस्तांतरण, उसका पार्ट एक हमने देखा था और बहुत ही अवधारणात्मक शुरुआती स्तर पर पंचायती व्यवस्था को समझने का प्रयास किया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हुए समझेंगे। ये पंचायती व्यवस्था पर दूसरा लेक्चर है। तो उसी क्रम में हमने कल देखा था कि पंचायती व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, उसका विकास कैसे हुआ, और उसके विकास को जो हमने उसके डेवलपमेंट को समझा था वो समितियों के माध्यम से समझा था। और फिर हमने देखा कि संवैधानिक प्रावधान क्या है और संवैधानिक दर्जा जो मिला है उसको कैसे मिला, कौन से संविधान संशोधन हुए थे, और संवैधानिक दर्जा मिलने से पंचायती व्यवस्थाओं की स्थिति में क्या सुधार आया उसको समझा था आपने। तो आज हम उस क्रम में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि पंचायती व्यवस्था जिसे हम कहते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसे कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज व्यवस्था जिसको हम कह रहे हैं, तो हम इसमें ग्रामीण स्वशासन को समझेंगे आज, और उसके बाद शहरी स्वशासन को इसके अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो ग्रामीण स्वशासन है उसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संवैधानिक इसके प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान, प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है। फिर हम देखेंगे इसके विषय क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि अधिनियम की विशेषताएं, अधिनियम की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, अधिनियम की विशेषताओं को जब हम देखेंगे, इसमें बहुत सारा लंबा देखेंगे। इस अधिनियम की विशेषताओं में ही पूरी पंचायती व्यवस्था को समझेंगे कि इसकी ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि न्यायालय के क्षेत्र से बाहर किया गया है पंचायतों को, न्यायालय के क्षेत्र से बाहर, क्षेत्र से बाहर। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम कि वित्तीय संघवाद और समस्याएं क्या हैं, इसका समाधान क्या है, इसका महत्व क्या है, इस सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे लास्ट में। तो हम इन बिंदुओं के माध्यम से, इन पॉइंट्स के माध्यम से पंचायती व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। तो कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पंचायती व्यवस्था जो है, हमारा स्वशासन जो है, मैंने क्या बताया था कि हमारा जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन, वो दो आधारों पर हमने उसको विभाजित किया हुआ है। एक तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, और दूसरा हमने कहा था शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की आज बात करेंगे और शहरी स्थानीय स्वशासन की बात हम बाद में करेंगे। कभी कभी यूपीएससी मेंस परीक्षा में क्या कर रहा है, कुछ शब्दों को आपको देखा, जैसे कि पीआरआई पूछ लिया गया था, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस आ रहा है तो उसका मतलब है स्थानीय स्वशासन, वहां दोनों आ रहा है। इसको कहते हैं आप ग्रामीण, रूरल, लोकल है गवर्नमेंट, और इसको कहते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट, या अर्बन लोकल बॉडीज भी इसको कहते हैं, यूएलबी। तो ये वर्ड भी कभी कभी यूपीएससी क्या कर रहा है, मुख्य परीक्षा में आपको देकर पूछ ले रहा है कि यूएलबी के संदर्भ में आप क्या समझते हैं। उसका फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, ना ही वो लिख रहे हैं शहरी स्थानीय स्वशासन लिख रहे हैं। तो ये शब्द भी आपको देखते जाने, जैसे पीआरआई लिख के पूछ लिया गया है यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में। तो आपको इन शब्दों पर और शब्दावली पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कभी भी कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पढ़ते हुए थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और वही मैं कहता हूं कि जब आप पढ़ रहे हैं तो पुराने पेपरों को आप देखें कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, और अपनी पढ़ाई को उसी अनुसार आप आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे ग्रामीण, ग्रामीण पंचायती राज का मतलब है गांव में जो पंचायती व्यवस्था है उसको समझेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। जैसा हमने देखा था कि 73वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। जब हमने देखा था कि नरसिम्हा राव की सरकार थी, 1992 में किया, और यह जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था यह 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। यह 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायतों से। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, और 74वां संविधान संशोधन किससे है, शहरी स्थानीय स्वशासन या फिर आपकी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें क्लैरिटी रखें आपके। 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायतों से संबंधित है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन जो है वो
शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तो संविधान में कुछ प्रावधान शामिल किए गए, संविधान में कुछ प्रावधान शामिल किए गए और क्या किया गया कि भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती व्यवस्थाओं के प्रावधान किए गए, पंचायती व्यवस्थाओं के प्रावधान किए गए। साथ ही अनुसूची 11 शामिल की गई। देखिए हमारा जब संविधान लागू हुआ, मूल संविधान तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, 9, 10, 11 और 12, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। जब हम मूल अधिकारों की बात कर रहे थे और डीपीएसपी की बात कर रहे थे तो वहां हमने देखा था कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन द्वारा, और अभी हम क्या देख रहे हैं कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इन अनुसूचियों को बाद में देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि रटना नहीं है बैठ के कि अनुसूचियां 8 थी, 9, 10, 11, 12 कब जोड़ी गई। जब आप पूरी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको मिलती जाती हैं और आप उस हिसाब से उनको समराइज करते जाइए और उनको मेमोराइज करते जाइए। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं जो अनुसूची है उसमें 29 विषय सब्जेक्ट्स पंचायतों को दिए गए कि इन 29 विषयों पर पंचायतें क्या कर सकती हैं, पंचायतें अपने कार्य कर सकती हैं, उन्हें शक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधान क्या है पंचायतों को लेकर कि 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ 73वां संविधान संशोधन। संविधान के भाग 9 में पंचायतों को रखा गया। भाग 9 का नाम ही है पंचायतें। ठीक है, इस नाम से ही है भारतीय संविधान का भाग 9। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ और आपकी अनुसूची 11 जिसमें 29 विषय रखे गए। तो ये आपका संवैधानिक प्रावधान है। अब हम बात कर रहे हैं कि विषय, जैसे हमने कहा कि विषय सब्जेक्ट्स क्या हैं, सब्जेक्ट्स क्या हैं, जैसे मैंने कहा कि अनुसूची शेड्यूल आपकी 11 है, अनुसूची 11 है, उसमें 29 विषय रखे गए हैं। तो ये 29 विषय क्या क्या है, 29 विषयों में बहुत ही बेसिक विषयों को शामिल किया गया है अनुसूची 11 में जो ग्रामीण स्तर पर होते हैं, जैसे कि पशुपालन है, मत्स्य पालन है, कृषि से संबंधित विषय हैं, सड़कों का निर्माण है, पेयजल की व्यवस्था करना है, ठीक है, बिजली की व्यवस्था करना है, ईंधन की व्यवस्था करना है, पशु चारे से संबंधित विषय हैं, चारागाह बनाना है और छोटे मोटे कर लगाने का भी प्रावधान यहाँ किया गया है, जैसे पथकर लगा देना है, मेले अगर कोई आयोजित हो रहे हैं तो उन पर कर लगा देना है। इस प्रकार के 29 विषय किसे दिए गए हैं, भारत की पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं भारतीय संविधान द्वारा कि इन 29 विषयों पर हमने क्या देखा था कि एक तो संघ सूची थी, एक राष्ट्र सूची थी, एक संवर्ती सूची थी। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती थी, राष्ट्र सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती थी और संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते। उसी प्रकार भारतीय संविधान की अनुसूची जो 11 है, जो शेड्यूल 11 है, 11 जो शेड्यूल है आपकी, वो पंचायतों को भी कुछ विषय दे रही है। इसलिए हमारी संघीय व्यवस्था कैसी है, हमारी संघीय व्यवस्था त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था है। एक तो केंद्र है, राज्य है और फिर आपकी स्थानीय स्वशासन है। तो हमारा संविधान क्या कर रहा है कि अनुसूची 11 में 29 विषय किसे सौंप रहा है, पंचायतों को सौंप रहा है। ठीक है, 29 विषय पंचायतों को सौंप रहा है और पंचायतें इन 29 विषयों पर क्या कर सकती हैं, अपने कानून का निर्माण तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन इन 29 विषयों के संदर्भ में उन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं कि वह उनके व्यवस्था करें, उनका क्रियान्वयन करें। जैसे कि मान लीजिए सड़कों का निर्माण गांव में किस प्रकार होना है, गांव में पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार करनी है, अगर गांव में छोटे मोटे कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योगों की स्थापना किस प्रकार करनी है, ठीक है, ईंधन की व्यवस्था किस प्रकार गांव वालों के लिए करनी है, पशु चारे का निर्माण किस प्रकार करना है, अर्थात जो आपका चारागाह है उसका निर्माण कहाँ करना है, खेल कूद का मैदान बच्चों के लिए कहाँ बनाना है, पुस्तकालय की व्यवस्था भी ग्राम पंचायतें कर सकती हैं। तो इस प्रकार के 29 विषय लिख दिए गए हैं और 29 विषयों पर कार्य करने की शक्ति किसे दे दी गई है, कार्य करने की शक्ति पंचायतों को दे दी गई है। ठीक है, पंचायतों को दे दी गई। तो हमने क्या देखा कि एक तो संवैधानिक प्रावधान है और प्रावधान में ही अनुसूची जो 11 है उसमें 29 विषय लिखे गए हैं और 29 विषयों पर कार्य करने की शक्ति पंचायतों को दे दी गई है। और 29 विषय वो क्या क्या है जो मैंने बोल के दिखाया आपको, वो 29 विषय थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अधिनियम की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्ट। कौन सा एक्ट, जो कि हमने बात की 73वां संविधान संशोधन। भाई 73वां जो संविधान संशोधन हुआ हमारा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसने क्या किया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और पंचायतों की स्थापना की। तो 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं क्या हैं, हम इस पे बात करते हैं। 73वां संविधान संशोधन ही हमें बताता है कि भारत में पंचायतों की स्थिति कैसी होगी, पंचायतों की रूपरेखा कैसी होगी, पंचायतों की प्रकृति कैसी होगी, पंचायतों का ढांचा कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा उनका, यह हमें कौन बताता है, 73वां संविधान संशोधन बताता है। तो 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या लिखा है उसको समझ लेते हैं।
और ये अधिनियम की विशेषताएं, यहाँ से प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में भी आते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं, और प्रारंभिक परीक्षा में तो खूब प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे सबसे पहले अधिनियम में लिखा गया है कि ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या है। ठीक है, तो देखिए ग्राम सभा का आशय है, एक मान लीजिए गांव है आपका, कोई भी गांव है, गांव की जनसंख्या 5000 है। ठीक है, एक गांव है और उस गांव, ए गांव है, ए गांव का नाम है ए, और उस गांव की जनसंख्या 5000 है। तो जो ग्राम सभा होगी, एक तो गांव हो गया, ग्राम हो गया, जो ग्राम सभा होगी वो पूरे 5000 लोगों से मिलकर नहीं बनेगी। इन 5000 में लगभग 4000 या 4500 लोग ऐसे होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष होगी, अर्थात जो कि मतदाता होंगे। ठीक है, मतलब कि गांव के ऐसे लोग, किसी गांव के ऐसे लोग जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी गांव के ऐसे लोग जो कि मतदाता हैं। भारत में मतदान करने की आयु क्या है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दी गई थी, पहले 21 वर्ष थी, उसको हटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। तो किसी गांव के ऐसे लोग जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, या किसी गांव के ऐसे लोग जो मतदाता हैं, उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। मतलब कि कभी प्रारंभिक परीक्षा में आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा में गांव के सभी सदस्यों को शामिल किया जाता है, तो ये बात गलत है। ग्राम सभा जो है उसमें गांव के सभी सदस्य शामिल नहीं होते हैं, गांव के वह सदस्य शामिल होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, या जो मतदाता हों। ठीक है, तो ग्राम सभा ये है। और ग्राम सभा का कार्य क्या होता है, ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करती है। ठीक है, तो ये हुई ग्राम सभा। मतलब कि गांव के 5000 लोग हैं, उनसे मिलकर ग्राम सभा नहीं बनेगी। इस 5000 में से जितने भी मतदाता होंगे, जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष होगी, उनसे मिलकर ग्राम सभा बनेगी। तो ग्राम सभा का कार्य क्या है, ग्राम सभा का कार्य वही है कि ग्राम प्रधान को चुनना, आपके ग्राम जो वार्ड के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन करना, बीडीसी डीडीसी का निर्वाचन करना, तो ये मतलब होता है। तो ग्राम सभा की ये परिभाषा है। एक बार फिर बोल दे रहा हूं कि ग्राम सभा का आशय गांव के सभी सदस्य से नहीं है, बल्कि ग्राम सभा का आशय है कि गांव के वह सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, या जो मतदाता हो, उनसे मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हुई ग्राम सभा। अब है ग्राम पंचायत क्या होती है। ये सब 73वें संविधान संशोधन में लिखा गया है, और भारतीय संविधान में लिख दिया गया है, अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक यह लिख दिया गया है कि क्या क्या आशा है। ठीक है, अब है ग्राम पंचायत। जैसे मैंने कहा कि ग्राम सभा क्या करती है कि एक तो आपके पंचायत प्रमुख को चुनती है, पंचायत प्रमुख को चुनती है, और जो आपके सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य, उनको चुनती है। ठीक है, तो इन दो लोगों से मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। आपका जो प्रधान होगा, जो सरपंच होगा वो, और जो सदस्य होते हैं, जो गाँव को वार्ड में बांट दिया जाता है, 4-5 वार्ड में, तो उनसे मिलकर जो सदस्य होते हैं, उससे ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। फिर है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है, ये अधिनियम की विशेषताएं हैं। मतलब कि पंचायत व्यवस्था ऐसी होगी, हर पंचायत की अपनी एक ग्राम सभा होगी। फिर ग्राम सभा क्या करेगी, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करेगी। ग्राम सभा में 18 वर्ष से की आयु के लोग होंगे या मतदाता शामिल होंगे, और वो फिर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। ग्राम पंचायत में आपका पंचायत प्रमुख, प्रधान होगा और सदस्य होंगे। फिर हमने जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में जो पंचायती व्यवस्था अपनाई है, वो त्रिस्तरीय अपनाई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, त्रिस्तरीय में क्या क्या है, एक तो आपका ग्राम है, गांव है, और एक ब्लॉक है, और एक आपका जिला है। ठीक है, तो देखिए जो ग्राम सभा है, जो ग्राम है, ग्राम में एक ग्राम सभा होती है। ठीक है, ग्राम सभा में कौन होते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष है, जो मतदाता हैं। ये लोग क्या करते हैं, इन लोग वोट देते हैं। किसे किसे वोट देते हैं, एक तो प्रधान को देते हैं, सदस्य को देते हैं, गांव के सदस्य को। एक होता है बीडीसी और एक होता है डीडीसी। ठीक है, ग्राम में ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का आशय क्या है, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, या जो मतदाता हैं, उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। तो ग्राम सभा का कार्य क्या है, मैंने बताया था, ग्राम पंचायत का चुनाव करना। तो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं अर्थात जो मतदाता हैं, वो प्रधान को के लिए वोट करते हैं अपने, और अपने ही गांव के सदस्य, वार्ड सदस्य के लिए वोट करते हैं। ये होता है बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ये होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। तो जो हम लोग होते हैं, जैसे मैं अपने गांव का ग्राम सभा का मेंबर हूं, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो मैं जब वोट डालूंगा तो ग्राम प्रधान के लिए भी डालूंगा, इस सदस्य के लिए भी डालूंगा। डीडीसी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, इसके सदस्यों के लिए डालूंगा। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके सदस्यों के लिए डालूंगा। ठीक, उसके सदस्यों के लिए डालूंगा। तो मैं इस प्रकार 4 वोट डालूंगा। और फिर जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल परिषद
बन के जाएगी, वो क्या करेगी, ब्लॉक प्रमुख को चुनेगी, ब्लॉक प्रमुख को चुनेगी, ठीक। और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल परिषद होगी वो क्या करेगी, जिला प्रमुख को चुनेगी। तो इस प्रकार यहाँ ब्लॉक प्रमुख हो गया, यहाँ जिला प्रमुख हो गया, और इस प्रकार ग्राम सभा क्या करती है कि ग्राम प्रधान का चुनाव करती है, ग्राम के जो वार्ड के सदस्य हैं उनका चुनाव करती है, और ब्लॉक डेवलपमेंट जो काउंसिल होती है उसका चुनाव करती है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होती है ग्राम सभा उसका चुनाव करती है, और जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य होते हैं वह फिर आपके ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन करते हैं, और जो डीडीसी होती है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वह जिला प्रमुख का चुनाव करती है। तो आप गौर दीजिए यहाँ कि ग्राम प्रधान और गांव के जो वार्ड सदस्य हैं, बीडीसी के मेंबर और डीडीसी के मेंबर, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख है आपका और जो जिला प्रमुख है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कौन कर रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान सदस्य, बीडीसी और डीडीसी के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रमुख का निर्वाचन जो है वो बीडीसी और डीडीसी के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो प्रारंभिक परीक्षा में कभी भी बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पंचायत से प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न हर बार आता है। तो बहुत ही एनालिटिकल और बहुत ही व्यापक और विस्तृत रूप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप जुड़े रहिए। तो ठीक है, आपने क्या समझा कि ग्राम सभा ये चुनाव करती है, निर्वाचन करती है। इस प्रकार हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था सभी राज्यों में हो। अगर किसी राज्य की जनसंख्या, अगर किसी राज्य की, अपवाद है यह, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख तक है, ठीक है, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख तक है तो वो क्या कर सकता है कि इसको समाप्त कर सकता है। मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो 20 करोड़ है, अगर कोई राज्य है जिसकी जनसंख्या 20 लाख है तो वो क्या कर सकता है, द्विस्तरीय व्यवस्था अपना सकता है, त्रिस्तरीय की जगह ग्राम और जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक परिषद को या ब्लॉक प्रमुख के पद को वह अपना राज्य नहीं अपना सकता है। देखिए, ठीक है, एक तो है भारतीय संविधान में लिख दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ शक्तियां राज्यों को भी दे दी गई हैं कि वे अपने राज्य की भौगोलिक संरचना, अपने राज्य के संसाधनों के अनुसार क्या है कि प्रावधानों में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। वो आगे बताऊंगा कि कौन से प्रावधान आवश्यक हैं, कौन से प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है। तो हमने क्या समझा कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है उसने यह अनुच्छेद जोड़े, और अनुच्छेद में क्या लिखा है कि ग्राम सभा होगी, ग्राम पंचायत होगी और त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, ठीक है। तो हमने ये देखा और हमने देखा कि कैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख का होता है, त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। अब है कि निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन, चुनाव किसका, ग्राम प्रधान, सदस्य, बीडीसी, डीडीसी, इसके अध्यक्ष और इसका अध्यक्ष। तो ये तो मैंने अभी बता दिया आपको कि ग्राम प्रधान का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गांव के जो वार्ड मेंबर होते हैं उनका भी ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होती है, काउंसिल का मतलब हो तो बहुत सारे सदस्यों में मिलकर काउंसिल बनती है, उसका भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्यों का भी चुनाव हम लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। फिर जो ब्लॉक का अध्यक्ष होता है, जैसे हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ऐसे जिला प्रमुख कहते हैं, जिला प्रमुख, इसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। तो इनका चुनाव बीडीसी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से और जिला प्रमुख का चुनाव डीडीसी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। तो इन 4 लोगों का चुनाव जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि इन 2 का चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, बीडीसी और डीडीसी के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ये देखिए, आप याद रखिए, और ये एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हुई निर्वाचन की बात, ये निर्वाचन है। अब है कि योग्यता क्या है, योग्यताएं, क्वालिफिकेशन। अगर ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं आप, ग्राम सभा के आप सदस्य, वार्ड मेंबर बनना चाहते हैं, बीडीसी बनना चाहते हैं, डीडीसी बनना चाहते हैं और ब्लॉक प्रमुख बनना चाहते हैं, जिला प्रमुख बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आयु कितनी है, 21 वर्ष रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष का है तो वह ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ सकता है, ग्राम में जो वार्ड का सदस्य है उसके लिए चुनाव लड़ सकता है। तो देखिए, कुछ आयु है, जैसे कि भारत में मतदान की आयु क्या है, 18 वर्ष है, और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आयु क्या है, 21 वर्ष है, ठीक है। और लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु क्या है, 25 वर्ष है, और राज्यसभा के लिए क्या है, 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, ठीक है। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, उसके लिए 35 वर्ष है। तो देखिए, यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने बदलाव कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति जो मतदान की आयु उसकी हो गई है तो वह ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है,
अगर कोई व्यक्ति जो कि मतदान की आयु हो गई है, मतदान कर सकता है, तो लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई रखना है, बहुत स्पष्ट तरीके से याद रखना है कि भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। अगर आप ग्राम स्तर पर पंचायतों का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसकी आयु 21 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 है और राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए आपकी आयु कितनी है, आपकी उसके लिए 35 वर्ष है। तो ये योग्यताएं हुई कि ये योग्यता ये होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि अधिनियम की विशेषताओं के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं अभी चीजों को। तो इसमें फिर आगे लिखा है कि एक राज्य वित्त आयोग होगा, राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 आई में इसको लिखा गया है, 243 आई, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। जैसे हमने पढ़ा था अनुच्छेद 280 में क्या था, ये आपका केंद्रीय वित्त आयोग था। तो राज्य वित्त आयोग क्या करता है, राज्य वित्त आयोग के गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है हर 5 वर्ष में, ठीक है, राज्यपाल करता है। और राज्य वित्त आयोग के सदस्य क्या होंगे, सदस्यों की योग्यता क्या होगी, उसका निर्धारण कौन करता है, राज्य विधानमंडल करता है। मतलब राज्य की जो आपकी विधान परिषद है या विधानसभा है, जो विधानमंडल है, वह राज्य वित्त आयोग की संरचना, इसके संरचना क्या होगी, इसके सदस्यों की योग्यता क्या होगी, उस सब का निर्धारण करता है। लेकिन वित्त आयोग का जो सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, वह राज्यपाल करेगा। और वित्त आयोग के कार्य क्या होंगे, वही जो कि वित्त आयोग के थे, जैसे कि राज्य की जो राज्य के कर हैं, राज्य को करों से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, उसमें पंचायतों का बंटवारा क्या हो, पंचायतों को क्या हो, फिर पंचायतों के आपस में क्या बंटवारा हो पंचायतों के लिए, ठीक है। और राज्य के पंचायतों के सुदृढ़ वित्तीय हित के लिए उपाय। अगर राज्यपाल द्वारा टर्म ऑफ रेफरेंस मांगा जा रहा है, टर्म ऑफ रेफरेंसेज मांगा जा रहा है किसके लिए, पंचायतों के सुदृढ़ वित्तीय हित के लिए, तो उसके लिए सिफारिशें करेगा। तो जो राज्य वित्त आयोग है वह क्या करता है कि पंचायतों को आर्थिक रूप से कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, पंचायतों को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे एम्पावर्ड किया जाए, उसके लिए सिफारिशें देता है। इसके कार्य क्या है कि राज्य को जो राजस्व प्राप्त हो रहा है उससे पंचायतों का क्या बंटवारा हो, फिर पंचायतों में भी आपस में कैसे भागीदारी हो, फिर है कि जो राज्य का जो पंचायतें हैं उनको कैसे वित्तीय रूप से मजबूत किया जाए। और अगर पंचायतों के वित्तीय रूप से मजबूत होने के लिए राज्यपाल अगर कुछ सिफारिशों पर सलाह मांग रहा है, जैसे टर्म ऑफ रेफरेंस कहते हैं, तो उसके संदर्भ में वित्त आयोग सलाह देता है। तो यह राज्य वित्त आयोग, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग से सवाल आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर है कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे कि एक हमारा केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है। उसका काम क्या है कि हमारे जो लोकसभा के चुनाव हैं, राज्यसभा के चुनाव हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं, और राज्यों की जो विधान परिषदें हैं, विधानसभा हैं, उनके चुनाव को संपन्न कराना है। लेकिन जो ग्राम पंचायतें हैं या शहरी जो पंचायतें हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत है, आपका ब्लॉक पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, इनके चुनाव का आयोजन और संचालन कौन करता है, भाई हमारा निर्वाचन आयोग नहीं करता है जो 324 में लिखा है, बल्कि इनका संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों के लिए मतदाता सूची कैसी होगी, पंचायतों में क्या योग्यता होगी निर्वाचन के लिए, वो सब निर्धारण कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है, मुख्य आयुक्त, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है, राज्यपाल करता है उसकी नियुक्ति। और इसके साथ ही जब राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है तो इसकी पदावधि भी क्या होगी, 5 वर्ष होती है, क्योंकि पंचायतों की भी पदावधि 5 वर्ष होती है। और इसको पद से किस प्रकार हटाया जाता है, जिस प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इसको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, वही प्रक्रिया है जो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। और एक बार जो अगर राज्य निर्वाचन जो मुख्य आयुक्त है वो नियुक्त हो गया है, तो उसके पद पर बैठने के बाद उसके पद में किसी प्रकार की सेवा शर्तों में बदलाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के सारे प्रावधान जो कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में अपनाए गए हैं वो यहाँ भी अपनाए गए हैं, ठीक है। तो याद यह रखना है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से इसको भी हटाया जाएगा। तो इस प्रकार का भी प्रश्न मान लीजिए कभी आ सकता है कि हमारा जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करता है, निर्देशन करता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि जो पंचायतें हैं उनके निर्वाचन का संचालन निर्देशन कौन करता है, वह हमारा राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जो कहाँ लिखा है, हमारे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जिसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि हमारे अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और कैसे पंचायती व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया है। इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि कार्यकाल क्या है, कार्यकाल क्या है, टेन्योर क्या है पंचायती व्यवस्थाओं का, तो 5 वर्ष है पंचायती व्यवस्था।
एक पंचायत 5 वर्ष तक रहेगी, और अगर कोई पंचायत समाप्त हो गई है और विघटित हो गई तो 6 माह के अंदर दूसरी पंचायत का आपको कराना है, उसका इलेक्शन, पुनः इलेक्शन होगा। मतलब कि दो पंचायतों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, 6 महीने के बीच बीच में आपको निर्वाचन कराना ही होगा पंचायतों का। और निर्वाचन कौन कराएगा? यह राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, ठीक है। और इसके बाद मान लीजिए जैसे कि पंचायत समय से पहले ही विघटित हो सकती है, समय से पहले भी विघटित हो सकती है। 5 वर्ष तो निश्चित इसका कार्यकाल है एक पंचायत का, लेकिन उससे पहले ही पंचायत विघटित हो सकती है। तो मान लीजिए किसी पंचायत अभी निर्वाचित हुई, 1 वर्ष ही हुआ था उसको, और किसी कारण से पंचायत विघटित हो गई, तो अब जो नई पंचायत होगी वो अगले 4 वर्षों के लिए ही कार्य करेगी, ठीक है। मतलब कि थोड़ा यहाँ समझिए, पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, और अगर दो पंचायत के निर्वाचन में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होगा, अंतराल नहीं होगा। अब पंचायतों को 5 वर्ष से पहले ही विघटित किया जा सकता है राज्य विधानमंडल द्वारा। अगर कोई पंचायत समय से पूर्व विघटित हो जाती है, तो वह जो उसका जो शेष कार्यकाल था अगली पंचायत उसके लिए ही रहेगी। जैसे कि एक पंचायत का निर्वाचन हुआ और वह अपने निर्वाचन होने के 1 वर्ष के अंदर ही उसका विघटन हो गया, तो अभी 4 वर्ष कार्यकाल उसका रह गया था। तो जो नई पंचायत का निर्वाचन होगा वो शेष कार्यकाल के लिए ही कार्य करेगी, मतलब कि 4 वर्ष के लिए कार्य करेगी। ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष के अंदर ही विघटन हो गया था तो फिर होगा तो 5 वर्ष के लिए कार्य करेगी, मतलब। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि मान लीजिए 6 महीने ही बचे थे अगले चुनाव के लिए, 6 महीने बचे थे, मतलब कि आपके उसने 4 वर्ष और 6 माह का कार्यकाल पूरा कर लिया था किसी पंचायत ने। अब वो 6 महीने ही बचे थे तो वो क्या हो जाता, 5 वर्ष हो जाता। अगर इस अंतराल के बाद कोई पंचायत विघटित होती है तो वह अगले 5 वर्ष के लिए कार्य करेगी। यहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। यूपीएससी क्या करती है कि बहुत कभी कभी डेप्थ जाके प्रश्न पूछती है, और वो ये देखना चाहती है कि अवधारणात्मक स्तर पर आप में समझ विकसित है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी हमेशा ऊपर ऊपर से सवाल पूछती है। लोगों को ये लगता है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्न जो है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा बहुत आसान आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब प्रश्नों की प्रकृति देखें तो यूपीएससी कभी कभी अंदर भी चला जाता है, ठीक है। तो देखिए कितना अंदर जाके ये प्रश्न पूछा है विघटन होने से कार्यकाल के संदर्भ में, कि अगर 6 माह रह गया है, 6 माह ही बचा था शेष कार्यकाल के लिए, तो फिर पूरे वर्ष के लिए चुनाव होगा। और अगर इससे पहले विघटन हो गया है तो ये जो मैंने समझा है यही स्थिति है उसकी। और इसको चलिए एक बार और समझा देता हूँ मैं। कार्यकाल 5 वर्ष होता है किसी भी पंचायत का, समाप्त 5 वर्ष से पहले भी हो सकता है विघटन, लेकिन दो पंचायतों के बीच अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होगा। विघटन समय से पहले भी हो सकता है, अगर 1 वर्ष ही हुआ था और उसका विघटन हो गया तो 4 वर्ष के लिए होगी। और अगर किसी पंचायत की समाप्ति में 6 माह ही बचे थे और विघटन हो गया है तो वो अपने पूरे 5 वर्ष के लिए ही होगा फिर। तो ये कार्यकाल था हमारा। तो हमने देखा कि हमारी जो पंचायत 73वां संविधान संशोधन है, जो कि अनुच्छेद 243 से आर्टिकल 243 से 243 ओ तक बात कर रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। उसमें क्या क्या लिख दिया गया है कि आपका ग्राम सभा क्या होगी, ग्राम पंचायत क्या होगी, त्रिस्तरीय व्यवस्था कैसी होगी, राज्य निर्वाचन आयोग होगा, आपका वित्त आयोग होगा। और उसमें ये भी लिख दिया गया है कि जो मैंने अभी समझाया आपको कि इसका कार्यकाल क्या होगा, ठीक है। और आरक्षण का भी प्रावधान इसमें किया गया है। आरक्षण, रिजर्वेशन, यह है आपका 243D में आरक्षण की बात की गई है पंचायतों में। तो पंचायतों में एससी को आरक्षण दिया गया है, एसटी को आरक्षण दिया गया है, ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को। तो एससी और एसटी के संदर्भ में क्या किया गया है कि राज्य की जो जनसंख्या है, राज्य की जो कुल जनसंख्या है, उसमें एससी और एसटी का क्या अनुपात है, रेशियो है, उसके अनुसार ही उसे रिजर्वेशन दिया जाएगा। और महिलाओं को कितना 33% दिया गया है, 33% दिया गया है 1/3, कि जितनी राज्य में कुल सीटें हैं ग्राम पंचायतों की, चाहे वो ग्राम प्रधान की हो, वार्ड सदस्य की हो, बीडीसी की हो, डीडीसी की हो, या ब्लॉक प्रमुख की हो, या जिला प्रमुख की हो, जितनी भी सीटें हैं उनका 33% महिलाओं को आरक्षित होगा। यह सदस्यों के स्तर पर भी होगा, और आपका जिला प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख है, ग्राम प्रधान है, अध्यक्ष के स्तर पर भी होगा। और महिलाओं का जो रिजर्वेशन होगा वो एससी एसटी को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वहाँ भी महिलाओं के संदर्भ में रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये तो अनिवार्य है कि ये तो करना ही है। लेकिन ओबीसी के संदर्भ में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो 73वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, अनुच्छेद 243D क्या कह रहा है कि एससी एसटी और महिलाओं को आरक्षण तो कंपलसरी है, अनिवार्य है, देना ही है। लेकिन ओबीसी के संदर्भ में यह देना है नहीं देना है, यह किस पर छोड़ दिया गया है,
यह राज्य की विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। अगर राज्य का विधानमंडल चाहता है कि वह ग्राम पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण दे तो दे, और उसे लगता है कि नहीं दे तो नहीं दे। तो SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है, कंपलसरी है, लेकिन ओबीसी के लिए जो आरक्षण की बात की गई है वह किसके विवेक पर छोड़ दी गई है? वह राज्य विधानमंडल के विवेक पर छोड़ दी गई है। अगर आरक्षण देना चाहे तो दे दे और ना देना चाहे तो ना दे। तो ये हुई आरक्षण की बात, ठीक है। तो हमने विशेषताएं समझी हैं, ठीक है। और विशेषताओं के संदर्भ में फिर हम देखते हैं कि इनका राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है, लेखा परीक्षण भी कर सकता है। लेखा परीक्षण, लेखांकन, सामाजिक लेखा परीक्षा, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है? राज्य विधानमंडल के जो ग्राम पंचायत है वो सही से कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ये हमने विशेषताएं समझी, और इन विशेषताओं से प्रारंभिक परीक्षा में खूब प्रश्न आते हैं। अब न्यायालय के क्षेत्र से बाहर, इसका आशय क्या है? देखिए, कोई ग्राम पंचायत है, उसका चुनाव हुआ है, चुनाव से लेकर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो विवाद को क्या है कि भारत के उच्च न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय, भारत का जो जिला आपका न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उससे बाहर रखा गया है। कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव से संबंधित विवाद को कौन निपटाएगा? वह राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा कि इसके लिए क्या अधिकरण बनाना है, कोई ट्रिब्यूनल बनाना है, या किसी संस्था को इसकी अथॉरिटी देनी है, या राज्य निर्वाचन आयोग ही इस मामले को निपटाएगा। यह राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है कि किस अथॉरिटी को वह यह शक्ति प्रदान करता है कि पंचायतों में अगर कोई विवाद है तो उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे को कैसे निपटाना है। लेकिन न्यायालय को इससे बाहर रखा गया है। अब है वित्तीय संघवाद, और वित्तीय संघवाद बहुत महत्वपूर्ण है पंचायतों के संदर्भ में, क्योंकि देखिए पंचायतों के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है वित्तीय संघवाद, क्योंकि पंचायतें ही वास्तविक रूप से ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रही हैं, और भारत के समूचे परिदृश्य को बदलने के लिए, भारत के जो आपके ओवरऑल जो सिनेरियो है उसको चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? पंचायतों की है। तो जो आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, जो सेकंड आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने कहा था कि पंचायतें जो है वित्तीय मामलों में कमजोर हैं, क्योंकि पंचायतों का जो स्रोत क्या होता है, सोर्स क्या होता है इनकम का? सोर्स क्या होता है? एक तो केंद्र के द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं, राज्यों द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं। एक तो केंद्र के द्वारा अनुदान दिए जाते हैं, राज्यों द्वारा अनुदान दिए जाते हैं। राज्य की संचित निधि से जो बंटवारा किया जाता है, ठीक है, वो दिया जाता है। और इनके अपने स्वयं के कुछ साधन है, जैसे पंचायतें आपकी पथ कर लगा सकती हैं, ठीक है, मेलों पर कर लगा सकती हैं, छोटे मोटे कर लगा सकती हैं। पंचायतों को कुछ कराधान का भी अधिकार दिया गया है, टैक्सेशन का, कि जो जैसे कोई चुंगी लगा दी, गांव में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उससे कुछ पैसे वसूल लिए, अगर कोई मेले का आयोजन हो रहा है तो उससे पैसे वसूल लिए, एक पुस्तकालय खुलवा दिया और किताबें 2 रुपये 3 रुपये प्रति किताब की दर से देके उससे भी पैसा कमाया जा रहा है। तो जो इनके स्वयं के साधन हैं करके वो बहुत ही सीमित हैं, और इस प्रकार जो हमारी पंचायतें हैं वो पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए किस पर निर्भर हैं? केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर, या राज्य की संचित निधि से जो आवंटन हो रहा है उस पर निर्भर है। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि अगर पंचायतों को मजबूत करना है और भारत की स्थिति में बदलाव करना है तो ग्राम पंचायतों को थोड़ा सा मजबूत बनाना होगा वित्तीय मामलों में, ठीक है। और देखिए केंद्र सरकारें भी जो आवंटन करती हैं पैसे का, जो एलोकेशन करती हैं, वह कैसे होता है कि जैसे कि मनरेगा चल रहा है, मनरेगा पूरे भारत के लिए लागू कर दिया गया, जबकि आवश्यकता नहीं है कि पूरे भारत में मनरेगा ही चलाया जाए, क्योंकि हर गांव की अपनी एक समस्या है और हर गांव की समस्या की अपनी प्रकृति अलग है। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि जो केंद्र द्वारा जो प्रायोजित जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं या राज्यों द्वारा जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, वो स्कीमों में पैसा लगाना तो ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है और ग्राम पंचायत की समस्या की क्या प्रकृति, उसके अनुसार हमें पैसा ग्राम पंचायत को दे देना चाहिए। फिर यह ग्राम पंचायत निर्धारित करे कि उसे पैसे को कैसे खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि कोई योजना चला के दे दी कि इसी योजना पे खर्च करना है आपको पैसा, ठीक है, क्योंकि हर गाँव की अपनी समस्या है। तो पैसा हमें गाँव को दे देना चाहिए। फिर यह गाँव की जो आपकी ग्राम पंचायत है वह निर्धारित करेगी कि पैसे का खर्च जो है वह नलकूप के लिए करना है, सड़क के लिए करना है, पुस्तकालय के लिए करना है, मत्स्य पालन के लिए करना है, कुटीर उद्योग के लिए करना है, लघु उद्योग के लिए करना है। तो ये निर्धारण किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें किसने कही? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कही। और उन्होंने कहा कि हमें अगर भारत की स्थिति को चेंज करना है तो ग्राम पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत करना होगा, और इनको जो कराधान के जो साधन दिए गए हैं, टैक्सेशन के जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स पर्याप्त हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या करना है? थोड़ा सा ग्राम पंचायतों को सशक्त करना है, उन्हें शिक्षित करना है, ग्राम प्रधानों को, इससे बदलाव आ सकता है, ठीक है। तो ये वित्तीय संघवाद की बात है। तो जब कभी वित्तीय संघवाद आ रहा है तो आप उसमें इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज यहाँ छूट गई है, उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं कि जो उपबंध है,
यहाँ उपबंध लिख लीजिए आप, उपबंध, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के जो उपबंध हैं उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं हम, ठीक है। एक तो अनिवार्य और एक है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक या वैकल्पिक, मतलब कि ऑप्शनल और मैंडेटरी। ऑप्शनल और मैंडेटरी मतलब कि जो 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं जो हमने पढ़ी अभी, उन विशेषताओं को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो अनिवार्य विशेषताएं हैं और एक है स्वैच्छिक विशेषताएं। तो अनिवार्य विशेषताओं का मतलब क्या है? अनिवार्य विशेषताओं का मतलब है कि ऐसा होना ही चाहिए, और स्वैच्छिक विशेषताओं का मतलब है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अनिवार्य विशेषताएं क्या है कि ग्राम सभा होगी, ठीक है, ग्राम पंचायत हर गांव में होगी, त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, ठीक, त्रिस्तरीय व्यवस्था के साथ आरक्षण होगा, आपका राज्य निर्वाचन आयोग होगा, ये राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य आपका वित्त आयोग, ये होगा ही आपका, ठीक है। तो ये अनिवार्य विशेषता है, मतलब कि सभी राज्यों को इनका तो प्रावधान करना ही है पंचायतों के लिए, ठीक है। आयु 21 वर्ष, कार्यकाल निश्चित होना चाहिए पंचायतों का 5 वर्ष। तो अगर एक तो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया, संविधान में अनुच्छेद लिख दिए गए और उनमें कुछ विशेषताएं लिख दी गई जो हमने देखी। तो उन विशेषताओं में से इन विशेषताओं को तो हर राज्य को पंचायती व्यवस्थाओं को लागू करते हुए अपने यहाँ लागू करना ही है कि ग्राम सभा बनानी है, ग्राम पंचायत बनानी है, त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, आपका आरक्षण का प्रावधान कंपलसरी है, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण कंपलसरी है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करनी है, हर राज्य को राज्य वित्त आयोग की स्थापना करनी है, आयु 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायतों में भागीदारी के लिए, और आपकी कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। लेकिन कुछ क्या है कि राज्य चाहें तो कुछ मामलों में स्वैच्छिक हो सकता है। जैसे हमने देखा था कि ओबीसी को आरक्षण देना है कि नहीं देना है, किस पे छोड़ दिया गया है, ये किस पे छोड़ दिया गया है, ये छोड़ दिया गया है राज्य विधानमंडल के विवेक पर। फिर हमने देखा था कि जो हमारा राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग के सदस्य क्या होंगे, उनकी संरचना क्या होगी, उनके सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसका निर्धारण भी राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। फिर है कि वित्तीय मामलों में कराधान की शक्ति, जो कराधान है आपका टैक्सेशन है, कि कराधान की शक्ति कितनी हमें ग्राम पंचायतों को देनी है, ये कंपलसरी में नहीं है, ये किस पे छोड़ दिया गया है, राज्य के विवेक पर छोड़ दिया गया है। ये राज्य की विधानमंडलों को निर्धारित करना है कि करों की कितनी शक्ति राज्यों को देना है, नहीं देना है। तो ये क्या किया गया है कि 73वें संविधान संशोधन की या अनुच्छेद 243 से 243 वो तक की जो विशेषताएं हैं, कुछ अनिवार्य विशेषताएं हैं और कुछ स्वैच्छिक विशेषताएं हैं। तो अनिवार्य विशेषताओं को हर राज्य को अपने यहाँ पंचायत व्यवस्था को लागू करते हुए उसको इन्हें लागू करना ही है, और जो स्वैच्छिक विशेषताएं हैं राज्य उन्हें लागू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे ओबीसी का आरक्षण अभी पंचायती व्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो ये विशेषताएं अनिवार्य और स्वैच्छिक हुई। अब है कि समस्याएं क्या है पंचायतों की, समस्याएं क्या है, चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है। तो वही समस्याएं हैं कि राज्य पंचायतों को जो वित्त का और शक्तियों का हस्तांतरण करने में उदासीन है, ठीक है, उदासीन है राज्य उदासीन है, ठीक है। फिर है कि अशिक्षा है, उदासीन क्या है, राज्य जो है वित्तीय मामलों पर पंचायतों को सशक्त नहीं बनाना चाहते हैं, आवंटन करने के मामले में भी राज्य आवंटन कम देते हैं, उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत नहीं करते हैं। अशिक्षा क्या है, आप चले जाइए अगर 100 गाँव का सर्वे कर लीजिए और ग्राम पंचायतों से पूछिए कि जो पंचायत का आप अध्यक्ष हैं, 21 अनुच्छेद में लिखा है संविधान में कब संविधान संशोधन हुआ, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप 100 गाँव का भी सर्वे करेंगे, 100 ग्राम पंचायतों का भी सर्वे करेंगे, तो किसी प्रधान को मुश्किल से 10% या 15% प्रधान भी नहीं बता पाएंगे कि ये सब संविधान संशोधन क्या है, ग्राम सभा क्या होती है, 6 महीने में बैठक होना आवश्यक है ग्राम सभा की, ये सब नहीं बता पाएंगे। तो अशिक्षा भी है, अशिक्षा है तो फिर वो ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाते हैं। तो क्या है कि राज्य उदासीन है वित्तीय मामलों में और शक्तियों का हस्तांतरण करने में, अशिक्षा है। इसके साथ ही नौकरशाही भी महत्वपूर्ण है। एक ब्लॉक प्रमुख है और एक आपका जो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जिलाधिकारी होता है। तो इन सब का महत्वपूर्ण योगदान तो है ही, लेकिन इन सब की भूमिका ऐसी है कि जो ग्राम प्रधान होते हैं वो सब डरते हैं। देखिए आप ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव जो होता है, ग्राम सचिव की कितनी प्रभावी भूमिका होती है। तो नौकरशाही भी आज बनी हुई है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं जो बनी हुई हैं, ये मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर है कि समाधान क्या है, वही है कि शिक्षा बढ़ाई जाए, जन जागरूकता बढ़ाई जाए, नौकरशाही को कम किया जाए, वित्तीय शक्तियों का और
हस्तांतरण किया जाए, वित्तीय मामलों में मजबूत किया जाए उन्हें, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो शिक्षा को बढ़ाया जाए। तो ये इसका महत्व हुआ, इसका समाधान हुआ। अब है कि इसका महत्व क्या, इंपोर्टेंस क्या है, महत्व। तो जैसा बताया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित किया है पंचायतों ने, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित किया है, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित किया है। और फिर क्या किया है, महिला सशक्तिकरण किया है, महिला सशक्तिकरण। और इसके साथ ही क्या किया है, आधारभूत लोकतंत्र को स्थापित किया है, ग्रास रूट जिसको कहते हैं, आधारभूत लोकतंत्र, ठीक है, सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को स्थापित किया है, समझ रहे हैं आप। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया है, विमेन एम्पावरमेंट किया है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया है इसने। और किया है कि राजनीतिक जन जागरूकता को बढ़ाया है। लोग अब राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी ले रहे हैं, ग्राम पंचायतों में भागीदारी ले रहे हैं। लेकिन ये सब महत्व है और ये सब उपलब्धि है ग्राम पंचायतों की, लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई। जैसे मैंने कहा कि राज्य उदासीन है, महिला सरपंच होती है लेकिन पति सरपंच की अभी भी स्थिति बनी हुई। तो ये सारी समस्याएं उपलब्ध हैं, अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं और ये महत्व है इनका। तो इन शब्दों को आप थोड़ा सा देखिए, समझ लीजिए और उनको याद रख लीजिए। जब आप ग्राम पंचायत पे कभी लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू कर सकते हैं, या फिर अंत जो है आप निष्कर्ष के तौर पर इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो उत्तर होगा आपका जो वो बहुत प्रभावशाली हो जाएगा और उसमें स्टैंडर्ड एक लेवल आ जाता है। तो हमने क्या किया, हमने ग्राम पंचायतों को एक तो अवधारणा के स्तर पर समझा और दूसरा तथ्य के आधार पर समझा। और यहाँ भी अवधारणा समझी हमने कि अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन है, अर्बन लोकल बॉडीज है, आपके नगर पालिका है, नगर निगम है और नगर परिषद को समझेंगे। तो ग्राम पंचायतों को हमने देखा है, बहुत ही व्यापक और विस्तृत रूप से देखा है। तो आप पढ़ते रहिए, उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।